इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अभी हम लोग क्वाड्रेटिक लेवल पे बात करेंगे, बाकी आगे भी उसी तरीके से उसको फॉर्मुलाइज करेंगे, उसकी बात फिर आगे कर लेंगे। अभी एक चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही मौजूद हो, यानी कि जेड के फॉर्म में हो, है ना, अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक, और इक्वेशन दिया है जेड स्क्वायर प्लस मान लो जेड स्क्वायर प्लस मॉड हाँ ठीक है मॉड जेड -1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है। इसको ट्राई करो सब लोग। नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो सकता है, वो फिर x और y फाइंड करना होगा, है ना। एक तरीका है कि नॉर्मल तरीके से जैसे x निकालते हैं वैसे दो वैल्यू निकाल लो। मान लो z इज इक्वल टू सॉल्व करने पे 2 आता है, तो यहाँ से x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 0 है। आप x को 2 कहेंगे, y को 0 कहेंगे, इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। एक तरीका है, बस यही बताना था कि ये तो तरीका है ही, इसका इस्तेमाल तो करना ही है ना, लेकिन पहले नॉर्मल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी जैसे जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इज इक्वल टू 1 लिख दो, और इस साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके कंपेयर कर लो, दो इक्वेशन बनेगा, दो अननोन क्वांटिटी होगा, दोनों को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला बनेगा। जेड स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ठीक है। और मॉड जेड का मतलब क्या आएगा, प्लस अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 2xy इज इक्वल टू 2xy इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से ऐसा कोई इक्वेशन बन गया, कोई नहीं, x और y यहाँ से 0 आ गया, x भी 0 और y भी 0। एक बार x को 0 रख के इसको सॉल्व करो, एक बार y को रख के इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो वहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका पहले से पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर मेन क्या है, आपको कंपेयर करना होता है बोथ साइड, वहीं से दो इक्वेशन बनेगा। क्लियर। डी मोइवर्स थ्योरम। अब जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे हम लोग रूट निकालना सीखे ना, तो रूट का मतलब क्या हो गया, z का पावर 1/2 है ना। अगर मैं कहूँ कि z का पावर 1/3 हो, यानी क्यूब रूट निकालिए, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, है ना, निकालने में दिक्कत होगी आपको। बोथ साइड क्यूब, जो ट्रेडिशनल मेथड, जो एक पहला जिस मेथड से हमने देखा था, बोथ साइड आपको क्यूब करना पड़ेगा, है ना, फिर क्यूब को एक्सपैंड करना होगा, फिर कंपेयर करना होगा, इक्वेशन बनाना होगा एंड सॉल्व करना होगा, है ना। एक प्रोसेस तो ये है। डी मोइवर्स ने कहा कि हमारे पास यूलर नंबर है, हम किसी z को, किसी भी z को e के पावर में लिख सकते हैं, है ना, यूलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसका क्यों ना यूलर फॉर्म में लिख करके इसको हम लोग बनाने के लिए चले, ठीक है। तो अगर पावर इंटीजर है तो काम आसान हो जाता है, जैसे x प्लस वाई का पावर 3 है ना, तो क्यूब आप निकाल देते हो, लेकिन हाइयर ऑर्डर में या तो पावर चला जाए, पावर नेगेटिव हो जाए, या पावर फ्रैक्शन में हो जाए, तब मामला गड़बड़ होगा, है ना। तो एक जनरल फॉर्म की ज़रूरत है, जो जनरल पावर n लेकर के हम लोग सॉल्व कर पाए, है ना, तो उसको हम लोग देखेंगे। डी मोइवर्स थ्योरम वही है। मान लो z इज इक्वल टू ई का r इंटू ई का पावर आयोटा थीटा, इस फॉर्मेट में अगर लिखा जाए तो काम इजी हो जाता है, ठीक है। कैसे, इसको देखने के लिए मान लो z इज इक्वल टू ई का पावर आयोटा थीटा z1 इज इक्वल टू ये है, ठीक है, z इज इक्वल टू है, अभी इतना ही रहने दो, ठीक है। z का पावर n हमें निकालना है, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होने का क्या फ़ायदा है, e का पावर आयोटा थीटा का पावर n हो जाएगा, यानी सेम टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, e का पावर आयोटा थीटा n इंटू थीटा बन जाएगा,
है ना, और यहाँ से फिर हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसी फॉर्मेट का पहले हम लोग अब Z1 Z2 Z3 डिस्टिंक्ट हो जाए तब क्या करेंगे उसको देखना है, ठीक है। तो हम लोग अभी मान के चलते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू ई का पावर R1 ई का पावर आयोटा थीटा 1 हो, ठीक। Z2 इज इक्वल टू R2 ई का पावर आयोटा थीटा 2 हो एंड सो ऑन हो, ठीक। और सबका अगर हम कहें सबका प्रोडक्ट हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 Zn, यही हो जाएगा। और अगर हम कहें सबका R यानी कि मॉड मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन को पाई सिंबल से दिखाते हैं, है ना सबके, तो ये हो जाएगा RI, ठीक, वेयर I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक सबका प्रोडक्ट इंटू ई का पावर आयोटा थीटा 1 ई का पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ऐसा ही हो जाएगा, ये ऐसा ही आ जाएगा ना, ई का पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई का पावर आयोटा थीटा 2, तो पावर सब ऐड हो जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ, ये सम कांस्टेंट इसको R नाम दे दे रहे हैं, इंटू ई का पावर आयोटा सम ऑफ थीटा आ जाएगा, थीटा आई, है ना। और इसको वापस से हम ऐसा लिख सकते हैं R इंटू कॉस सम ऑफ थीटा आई प्लस आयोटा साइन ऑफ सम ऑफ थीटा आई, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो देखो उतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशन को हमने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है। अगर बहुत सारे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि यूलर फॉर्म आसान बना दिया है, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, है ना, यूलर फॉर्म इसी को आसान बना दिया, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग कहते हैं कि इसी का एक स्पेशल केस हो जाएगा, इफ़ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा बोल देते हैं, है ना। तो इस फॉर्मेट में होगा तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, R इंटू ई का पावर आयोटा एन थीटा आ जाएगा, है ना। बेसिकली क्या होगा कि Z का पावर स्मॉल z कर दो, स्मॉल z का पावर n इज इक्वल टू, ये कैपिटल Z है, ठीक है, R इंटू ई का पावर आयोटा एन थीटा, अगर ई का पावर आयोटा थीटा होल का पावर n होता है, अगर ऐसा है तो ये क्या आ जाता है, ये प्रोडक्ट ऑफ R हो जाता है सारा, है ना, और इंटू ई का पावर आयोटा n थीटा बन जाता है, ठीक है। तो ये Z बन जाता है, इस फॉर्मेट में बन जाता है, ठीक है। तो ये n मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये इसका एक स्पेशल केस हो गया, है ना। लेकिन कहाँ पे दिक्कत आती है उसको समझने के लिए अब हमें समझना है, इसको रब करना है, if n is in the form of p by q का फॉर्म में है ना, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं फ्रैक्शन में हो, यानी q 1 के इक्वल नहीं है ना, 1 और 0 नहीं हो है, बाकी कोई भी नंबर है, ठीक है, इंटीजर है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो क्या करेंगे, ठीक है। हमने रूट निकालने का देखा है ना, तो हम लोग मान लेते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है, और इसका पावर 1/2 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको r इंटू ई का पावर आई थीटा के फॉर्मेट में लिखते हैं और 1/2 कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, ये r का पावर 1/2 है इंटू ई का पावर आई थीटा बाई 2 है, यही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग फिर वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, r रूट r इंटू
कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, यही होता है z का मतलब अगर रूट के फॉर्मेट में है तो। लेकिन क्या ये सिर्फ सिंगल वैल्यू पॉसिबल है? नहीं, यहाँ तो मल्टीपल वैल्यू भी पॉसिबल है। मल्टीपल वैल्यू यानी कि यहाँ पर आपको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग? जनरल फॉर्म में प्लस 2n पाई बोलना पड़ेगा ना। जनरल फॉर्म ये वन ऑफ द वैल्यू ऑफ z है ना, ये समझ आ रहा है? ये तो हम लोग किए है ना। तो यहाँ पे 2n पाई बोलना पड़ेगा। n इज इक्वल टू, ये किसके लिए है? फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए, है ना। ठीक है, फिर हम बोले n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा? n इज इक्वल टू 1 के लिए z इज इक्वल टू अंडर रूट r, क्या आ जाएगा यहाँ पर? कॉस, यहाँ हो जाएगा थीटा बाई 2 प्लस 2n पाई। नहीं, एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ी किया है। बाई होल का बाई 2 होगा ना, यहाँ पे जनरलाइज होगा ना, x प्लस आई बाई थीटा प्लस 2n पाई, इसका पावर है ना, हमने ये गड़बड़ी किया है। रुको, फिर से इसको लिख रहे हैं। अब इसको जनरल फॉर्म में देखते हैं। जनरल फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं r रूट अंडर r e का पावर i थीटा प्लस 2n पाई, और इस पूरे का पावर हाफ होगा ना, पावर तो बाद में आया ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंडर रूट r, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ये हो गया n इज इक्वल टू 0 का केस। ठीक है, क्लियर है। n इज इक्वल टू 1 का केस में क्या बोलेंगे? z इज इक्वल टू अंडर रूट r कॉस, क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पहले लिख देते हैं, e का पावर आयोटा थीटा प्लस 2 पाई बाई 2, ये होगा। और इसको और सिंप्लीफाई करें, रूट अंडर r e का पावर आयोटा थीटा बाई 2 प्लस पाई। ठीक है, ये होगा। और ये क्या बन गया? इसका सेकेंड वैल्यू रूट r कॉस पाई प्लस थीटा बाई 2, पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, यही होगा ना, माइनस कॉस थीटा बाई 2। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2, ये सेकंड वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर ठीक इसी तरह n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा? n इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? रूट के अंदर r इंटू कॉस थीटा बाई 2, इसको और एक सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, रूट r इंटू ई का पावर आयोटा थीटा बाई 2 प्लस n पाई, यही होगा ना। ठीक है, तो इसको जैसे ही 2 करेंगे फिर थीटा बाई 2 बन जाएगा, कॉस थीटा बाई 2, 2 पाई प्लस थीटा बन गया ना। तो यहाँ क्या बनेगा? कॉस 2 पाई प्लस थीटा यानी थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। फिर से सेम वैल्यू मिल गया जो n इज इक्वल टू 0 के लिए था। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू 3 पर क्या आएगा? अब ये तुम लोग बताओ। n इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 3 पाई आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा तो मतलब 3 पाई प्लस थीटा, फिर n इज इक्वल टू 3 जो होगा वो फिर n इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा, यानी वैल्यू रिपीट कर रहा है ना, वैल्यू रिपीट कर रहा है। कितना वैल्यू के बाद रिपीट कर रहा है? 2 वैल्यू के बाद ना, है ना, 2 वैल्यू के बाद रिपीट कर रहा है। तो इसको पहले नोट करो, फिर पावर 1/। एक और एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर 1/3 होता है।
ठीक है, इसको भी करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं इसको हम लोगों ने लिखा r इंटू ई का पावर आयोटा थीटा का पावर 1/3। ठीक, लेकिन जनरल फॉर्म में लिखना है तो थीटा प्लस 2n पाई कर देते हैं 1/3, राइट, यही हो गया जनरल फॉर्म। अच्छा, अब r का पावर 1/3 इंटू ई का पावर आयोटा थीटा बाई 3 प्लस 2n पाई बाई 3, यही होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसको फिर से करते हैं, है ना। फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r का पावर 1/3 इंटू ई का पावर आयोटा थीटा बाई 3, और विच इज इक्वल टू r का पावर 1/3 कॉस थीटा बाई 3 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 3। एक वैल्यू ये होगा, दूसरा वैल्यू n इज इक्वल टू 1 के लिए z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r 1/3 ई का पावर आयोटा थीटा बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, यही हो जाएगा। और इसी फॉर्म में अभी लिख देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हमें नहीं पता है। 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया, हाँ 6 पाई बाई 3 60 120 डिग्री ना, 120 प्लस थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो अभी इसी फॉर्मेट में, यानी ये कोई अलग वैल्यू है, इससे कोई अलग वैल्यू दे रहा है ना, तो इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं r का पावर 1/3 कॉस थीटा बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, है ना, प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3। इसमें अभी कुछ किया नहीं जा सकता, ये डिस्टिंक्ट वैल्यू है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं, राइट। फिर तीसरा n इज इक्वल टू 3 पे देखते हैं, z इज इक्वल टू r का पावर 1/3 ई का पावर आयोटा थीटा बाई 3 ही होगा ना, प्लस 2 इंटू, अच्छा 2 लेना है ना पहले, 2 2 जा 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू r का पावर 1/3 कॉस 4 पाई बाई 3 का भी कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि पाई बाई 3 होता है 60 4 जा 240 प्लस थीटा भी कुछ नहीं होता है ना, तो ये भी डिस्टिंक्ट है, यानी कि थीटा बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, ये भी डिस्टिंक्ट वैल्यू। देखो इसमें 3 डिस्टिंक्ट मिल रहा है अभी। ठीक, चौथे पे अगर बात करते हैं n इज इक्वल टू 3 पे, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये देखो, अब ये 3 जैसे देंगे ये कट जाएगा, 2 पाई आ जाएगा ऊपर, और 2 पाई प्लस थीटा बाई 3 अगेन फर्स्ट वाला मिले, n इज इक्वल टू 0 वाला मिलेगा, है ना। तो इट इज इक्वल टू सेम एज, अब यहाँ लिख देते हैं सेम एज n इज इक्वल टू 0 वाला केस। ठीक है, फिर अगला जैसे जाएंगे n इज इक्वल टू 4 जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8/3। ठीक है, 8 पाई बाई 3। अब ध्यान से देखना, अब सिर्फ एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल क्या होगा हमारा, थीटा बाई 3 प्लस 8 पाई बाई 3। 8 पाई बाई 3 को आप क्या लिख सकते हो, 8 पाई बाई 3 को देखो तो n इज इक्वल टू 1, यानी 2 पाई बाई 3 के टर्म्स में लिखा जा सकता है, कितना 6 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, है ना, 6 पाई बाई 3 बन गया 2 पाई, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा बाई 3 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, 3 2 जा 6, 2 8 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक, और ये 2 पाई बाई 3 थीटा पाई बाई 3 को एक साथ कर लेते हैं, तो थीटा बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई, यही होगा ना। देखो 2 पाई प्लस थीटा, तो फिर कॉस थीटा देगा, फिर हमारा कॉस ऑफ इतना ही आ जाएगा और प्लस साइन ऑफ इतना ही आ जाएगा, यानी कि सेम एज
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम एज n इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर इसी तरह n इज इक्वल टू 5 की बात करेंगे तो बोलेंगे सेम एज n इज इक्वल टू 1 के बाद 2, है ना। अब देखो रिपीट कर रहा है, कहीं भी हम लेंगे क्योंकि पीरियोडिक है, साइन कॉस पता है, एक टाइम के बाद रिपीट ही करना है, और सेम पीरियोडिक फिर से रिपीट करना शुरू कर दिया है। याद रखना यहाँ पे कितने के बाद रिपीट कर रहा है, तीन डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉसिबल है ना। हाँ, तो इतना अभी नोट करो। अब यहाँ पर 2/3 पावर कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर 2/3 पावर हो जाए, ठीक है। अब इसको देखो, इसको अगेन r का पावर 2/3 लिखेंगे इनटू e का पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, जनरल फॉर्म में तो ये लिखे, और इस पूरे का पावर 2/3, ठीक। और इसको हमने लिखा e का पावर आयोटा इंटू 2 थीटा बाई 3 प्लस 4n पाई बाई 3, यही लिखेंगे ना, 2/3 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 थीटा बाई 3 होगा और यहाँ 4n पाई बाई 3 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू हमको चेक करना है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r छूट गया हमारा, r का पावर 2/3, ये तो होगा ही होगा, है ना। तो r का पावर 2/3 इंटू कॉस, ये 0 हो गया तो कॉस 2 थीटा बाई 3 सीधे ही आ गया, कॉस 2 थीटा बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 थीटा बाई 3, एक वैल्यू ये हो गया। दूसरा वैल्यू n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r का पावर 2/3, ठीक। अच्छा, अब क्या बन जाएगा, 4 पाई बाई 3 बन जाएगा ना, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 का कोई मतलब होगा 4, हाँ अभी 4 पाई बाई 3 रहने देते हैं, अगर आएगा तो फिर रिपीट करेगा वैल्यू, देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गया कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा बाई 3, ठीक है। एक ये वैल्यू हो गया, अटेगा नहीं लगता है सारा। n इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r का पावर 2/3 इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 4 2 जा 8 पाई बाई 3 हो जाएगा, है ना। तो कॉस 8 पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा बाई 3 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाई 3, यहाँ पाई छूट गया ना, प्लस 2 थीटा बाई 3, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू 3 पे z इज इक्वल टू r का पावर 2/3 कॉस, यहाँ पे आ जाएगा 3, देखो 3 फिर कट जाएगा, है ना, 4 पाई प्लस 2 थीटा बाई 3, तो 2 थीटा बाई 3 ही आ जाएगा, है ना, ठीक है। 4 पाई 3 कट गया ना, 4 पाई प्लस 2 थीटा बाई 3, तो कॉस 4 पाई प्लस थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 थीटा बाई 3, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये वाला किसके इक्वल आ रहा है, अब अगेन 0 के इक्वल आ गया है ना। अब अगला अगर करेंगे n इज इक्वल टू 4, तो अब कह सकते हैं सेम पैटर्न से रिपीट एज n इक्वल टू सेम एज n इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू 5 पे क्या बोलेंगे, सेम एज n इज इक्वल टू 2, है ना, एंड सो ऑन, फिर रिपीट करेगा, ठीक। तो 2 ही वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। पहला वाला, अब इसको पूरे एग्जाम्पल को अगर रिपीट करते हैं तो फर्स्ट वाले में क्या था, जब पावर 1/2 लिए थे तो 1 के बाद रिपीट कर रहा था,
डिनोमिनेटर में 2 था तो एक के बाद एक रिपीट कर रहा था, डिनोमिनेटर में 3 आया तो देखो 2 के बाद रिपीट कर रहा है, 0 1 2, मतलब 0 1 2 3 वैल्यू पॉसिबल हुआ है ना, क्योंकि यहाँ 3 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या होता है ना, इसकी बात करते हैं, फिर पैटर्न कर लेंगे। तो देखो यहीं पे करके देख रहे हैं, यहाँ पे 4 होता तो क्या 1/4 कर लेते हैं अभी। ठीक है, 1/4 डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है न्यूमरेटर का, ठीक, तो 1/4 कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाता, z इज इक्वल टू r का पावर 1/4 इंटू ई का पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई बाई 4 होता। ठीक है, यही होता ना, और ये कितने के बाद रिपीट करेगा, तो देखो हाँ यहाँ पर वो 0 1 2 3 4 वैल्यू हो जाएगा ना, 0 पे एक हो जाएगा π/4, 1 पे क्या आ जाएगा 2 π/4 यानी π/2 आ जाएगा, π/2 प्लस थीटा अलग वैल्यू दे देगा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। फिर क्या हो जाएगा 2 फिर 2 हो जाएगा 2 पाई 4 π/4 पाई बन जाएगा पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू वाला देगा है ना। फिर एक बनेगा 3 पर 2 इंटू 3 6 π/4, ये भी एक अलग वैल्यू देगा 6/4 2/3 2 π/3 कोई फॉर्मूला नहीं होगा है ना। लेकिन जैसे ही 4 पुट करेंगे तो देखो 4 कट जाएगा 2 पाई फिर थीटा बन जाएगा है ना, यानी कि डिनोमिनेटर में ये वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि कितने के बाद ये पीरियोडिक बनेगा, कितने के बाद रिपीट कर रहा है। क्लियर हो रहा है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इफ x प्लस आई वाई का पावर p/q है ना, तो इस दैट देन इट इज इक्वल टू इट इज गिवन बाई अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, गिवन बाई x प्लस आई वाई का पावर p/q है, और इसी को हम लोग लिख दें r इंटू ई का पावर आई थीटा प्लस 2n पाई का पावर p/q है ना, यही बोल सकते हैं। और वेयर n इज इक्वल टू, ये n क्या क्या पॉसिबिलिटी है 0 1 2 0 1 2 और कहाँ तक q माइनस 1 तक, क्योंकि q आ गया तो ये 2 पाई बन जाएगा, बाई q होगा 2 पाई बनेगा 2 पाई प्लस थीटा फिर थीटा बन जाएगा, फिर 0 वाला वैल्यू पर रिपीट कर जाएगा। ये समझ आया पैटर्न क्या है, क्लियर है। हाँ, तो हमने क्या देखा, यही वैल्यू होता है जो डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा, p पे डिपेंड नहीं करेगा, p सीधे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि डी मोइवर्स फॉर्मूले से हमें सीधे सीधे पता चल जाएगा, उतना जो इसके पहले जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना पूरा का पूरा, कुछ नहीं करना होगा। अगर हम पोलर फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, पोलर फॉर्म में अगर लिख पा रहे हैं तो क्या करना है, p और ये q मल्टीप्लाई सीधा हो जाता है ना, थीटा में है ना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, इट इज ऑल्सो गिवन बाई x प्लस आई वाई का पावर p/q इज इक्वल टू x को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा cos r, ऑब्वियसली r भी रहेगा, r का पावर p/q भी होगा, इंटू cos थीटा प्लस 2n पाई बाई q, ठीक, और p भी मल्टीप्लाई में होगा है ना, तो इंटू p/q से बेसिकली एंगल में p/q से मल्टीप्लाई हो गया, यही हुआ ना, ठीक है, प्लस आयोटा इधर लिख दे रहे हैं साइन थीटा प्लस 2n पाई बाई q इंटू p, यही हो जाएगा हमारा है ना। और हम क्या करेंगे, n के जगह पर 0 से लेकर q माइनस 1 तक पुट कर देंगे, समझ आया, ठीक है। चलो इसको नोट करो। अब अगर क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा का पावर फॉर एग्जाम्पल मान लो 2/3 है, या मान लो 5/3 है, ठीक है,
थोड़ा टफ लेते हैं, 5/3। ठीक, अब ये लग रहा है कि इसका वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस फॉर्मेट से आसान है अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट में इसे लिख दें तो। अब इसको पोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको पोलर में कन्वर्ट किए √2/√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, है ना, क्योंकि ये आ जाएगा √2 × 1 + i/√2। 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं इस पूरे का पावर 5/3। 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos π/4 + 2nπ, ठीक, प्लस आयोटा साइन 2nπ + π/4, यही लिख सकते हैं, का पावर 5/3। ठीक, इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में √2 × e का पावर π/i π/4 + 2nπ और इस पूरे का पावर 5/3। कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगे इसके, 3, 0, 1, 2, है ना। हाँ, बस यही तीनों पुट करना है ना। तो हम लोग इसको, हाँ, इसको z मान लेते हैं। हाँ, तीनों इसी का वैल्यू होगा ऑब्वियसली, यही तो 3 वैल्यू हुआ ना, अलग अलग वैल्यू जो इसके पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। जो हम लोग रूट निकालते हैं तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ आ रहा है, तो यही पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे 3, 0, 1, 2, है ना। तो एक पॉसिबल वैल्यू हो गया √2 का पावर 2 का पावर 5/3 5/6 हो जाएगा, √2 है तो, ठीक, इनटू एक पॉसिबल वैल्यू है e का पावर आयोटा π/4 × 5/3, ये तो 0 हो गया n = 0 पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5π/12, एक पॉसिबिलिटी ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5/6 है ना, हाँ, इनटू e का पावर आयोटा n = 1 भी हो जाएगा, तो 2π + π/4 कितना हो जाएगा, 2π + π/4 8 1 9π/4 9π/4, ठीक, यही हो गया ना, इनटू 5/3। एक ये पॉसिबिलिटी है। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5/6 इंटू ई का पावर आयोटा, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4π, ठीक है, 4π + π/4 वो तो सेम ही आ जाएगा ना। अच्छा, 5/3 भी मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है, तो 4π + π/4, तो 4 4 जा 16 1 17π/4 17π/4 इंटू 5/3। ये 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉसिबल है, समझ आ गया ना। अब देखो, अब कितना भी टफ दे देना पावर, बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था डी मोइवर्स थ्योरम। आज के क्लास में इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करेंगे, 1 का पावर 1/3, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उससे कुछ जनरलाइजेशंस करेंगे, चलो।